गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वेलकम टू प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल, संकल्प गेट 2022 बैच संकल्प जीत का। तो बेटा आज हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज नोन बाय द नेम नेटवर्क थ्योरम्स। तो जैसा कि आप जानते हो नेटवर्क का एकदम बेसिक वाला पार्ट हम देख चुके हैं, जो एकदम छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं जिससे कि एक नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट शुरुआत की जाती है। अब हम वो चीजें पढ़ेंगे जो कि एक्चुअली सिर्फ आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, विच इज नॉट कवर्ड इन +2। अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना उसमें से ज्यादातर चीजें आप +2 में पढ़ चुके थे, लेकिन अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अब एक नई शुरुआत होगी और इसमें सारी चीजें जीरो से आप लोग सीखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत यार। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। My dear friends, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में भाई ये सब चीज़ें तो आप लोग सुनते ही रहते हो, जानते ही हो, लेकिन बेटा सबसे खुशी की बात और सबसे बड़ी बात क्या है हम लोगों के लिए कि हमारे साथ अनअकैडमी का सपोर्ट है, जो कि बच्चों को एम्पावर करता है। ऐसे बच्चों को जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें भी एक मौका मिलता है एक टॉप करने का, एक बेहतरीन रैंक लाने का और जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो ये एम्पावरमेंट कौन करता है? अनअकैडमी। अब अनअकैडमी के जो फ्री इनिशिएटिव हैं यार उनसे आप भली भांति वाकिफ हो, लेकिन ये सब फ्री इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब तक नहीं है मेरे भाई, ये आपको मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इमीडिएटली इंस्टॉल करो, ऐप स्टोर से कर सकते हो या प्ले स्टोर से कर सकते हो, और फिर वहां पे कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस करते हुए कोड लगा देना अंकित ESE। जैसे अभी देखो डेली 7:30 बजे मैं कंट्रोल के क्वेश्चन करा रहा हूं फॉर अपकमिंग AE JE एग्जाम, तो 7:30 बजे मैं लूंगा क्लास, उसके लिए आप अंकित ESE कोड से उस क्लास को अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा आप प्लस पे आ सकते हो जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और सारे के सारे डाउट्स किए जाएंगे क्लियर। इसके अलावा बच्चों आपको क्या मिलता है? एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस का एक्सेस, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE सेमेस्टर, हर बैच का एक्सेस मिलता है। और इसके अलावा कोई क्लास मिस हो गई तो आप उसे देख सकते हो रिकॉर्डेड। ना सिर्फ इतना बेटा, जो इससे भी आगे जाना चाहते हैं दे गो विद आइकॉनिक, जहां मिलता है पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर टाइम टेबल बनवाएगा, टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, आपको मिलेगा टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी सारे के सारे डाउट्स। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है 10% डिस्काउंट इतने अमेजिंग सब्सक्रिप्शन पे। और मैं आपको बताऊं बेटा, अभी तो ये जो आपका सब्सक्रिप्शन अगर 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, यानी 12 मंथ्स के प्राइस में यू गेट 15 मंथ्स। ठीक है, अब सर YouTube पे तो सब कुछ अवेलेबल है, फिर प्लस पे क्यों है? बेटा YouTube पे कोई भी चीज कवर होने में टाइम लगता है, गारंटी नहीं है कवर हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अटेंडेंस डे बाय डे गिरती है, जिस कारण से YouTube के आधे इनिशिएटिव रोक दिए जाते हैं। लेकिन प्लस पे अटेंडेंस जैसा कोई रूल नहीं है, तो जो बच्चे सीरियस हैं वो प्लस पे आते हैं, क्योंकि गारंटी है कि उनका कमिटमेंट पूरा किया जाएगा, उनका सिलेबस पूरा टाइमली कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट कराए जाएंगे, हर वो चीज होगी जो एक रैंकर को बनाने में लगती है। इसके अलावा उन्हें मिलता है एक सीरियस स्टूडेंट्स वाला एनवायरनमेंट, जहां पे कि सभी बच्चों के साथ कंपीट करके वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, कंपटीशन में एक कदम आगे ले लेते हैं। इसीलिए बेटा अनअकैडमी प्लस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारा अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 31 मार्च से, जिसमें विशाल सर ने स्टार्ट किया है कंट्रोल सिस्टम, और सर डेली क्लास ले रहे हैं एट 8:30 PM। तो बच्चों जल्दी से जल्दी अनअकैडमी से जुड़ जाएंगे ताकि आप ये क्लास अटेंड कर पाएं, और मैं मॉर्निंग में 7 बजे लेता हूं एनालॉग। इसके अलावा मेरे बच्चों अंकित ESE से आपकी 1 ईयर फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। जैसा मैंने बोला गो विद 2 ईयर्स, ताकि आपको मिनिमम प्राइस मिले और आप सारा का सारा फीस इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। तो और ये इंस्टॉलमेंट आपके डेबिट कार्ड पे भी बन सकती है, जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइकॉनिक 1 ईयर अगर अंकित ESE के साथ जाते हो तो फीस होती है 45,225,
2 ईयर होता है 66,600। अगेन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि बेटा 2 ईयर्स में मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाते हो, सारी अपॉर्चुनिटीज पे कैपिटलाइज कर पाते हो। और जो लोग सब्सक्रिप्शन फिर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हर संडे होता है कॉम्बैट, जिसमें मिलती है स्कॉलरशिप। आप कॉम्बैट में रजिस्टर कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है यार, मुझे फॉलो कर लेंगे, यहां से आप मुझसे चैट भी कर सकते हो। और इसके अलावा ये है टेलीग्राम चैनल, जहां पे सारे लेक्चर का नोटिफिकेशन आता है, PDF आती है। आज ही मैंने पावर सिस्टम और डिजिटल के नोट्स डाले हैं, तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ठीक है। चलो इसी बात पे कर लेते हैं शुरुआत यार। तो देखो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है। सर ये नेटवर्क थ्योरम क्या होता है? अब देखो जैसे बचपन में हम लोग मैथ्स के अंदर थ्योरम्स पढ़ते हैं, वो मैथ्स के अंदर थ्योरम्स क्या करती हैं, हमारे लिए एनालिसिस को सिंप्लीफाई करती हैं, हमें कुछ ऐसे डायरेक्ट मेथड बताती हैं कि अगर ऐसा दिखे तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक ट्राइंगल के अंदर होती है इंटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इस तरह की थ्योरम्स हमारे लिए क्या करती हैं, थोड़ी सी लाइफ को इजी कर देती हैं। वी आर एबल टू डिराइव सर्टेन पैरामीटर विदाउट मच एफर्ट। सेम चीज नेटवर्क थ्योरम्स करती हैं, नेटवर्क के एनालिसिस को सिंप्लीफाई करती हैं, आपको कुछ ऐसे मेथड सिखाती हैं जिससे कि कोई भी नेटवर्क में करंट, वोल्टेज, पावर, ये सब चीजें निकालना आपके लिए आसान हो जाए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत जगह हमारे लिए जिंदगी को आसान करती है। इसी तरह से नेटवर्क थ्योरम्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिसको अगर आप एक नेटवर्क पे अप्लाई करोगे देन योर लाइफ विल बी इजी। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना होगा कि कौन से रूल का क्या एक्सेप्शन है, कहां कोई रूल लग सकता है और कहां कोई रूल नहीं अप्लाई करना है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तभी ये थ्योरम्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले सब लोग एक स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे, नेटवर्क थ्योरम्स are a set of rules that help in simplification of network, but these rules can only be applied under certain circumstances। हमेशा मत लगाना, कभी कभी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क। अब देखो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको अलग अलग थ्योरम्स कवर कराऊंगा, जैसे सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये तो है आपकी गेट के अंदर। तो गेट के अंदर कौन कौन सी थ्योरम आएंगी बेटा आपकी? सबसे पहले शुरुआत होगी सुपरपोजिशन से। तो देखो आज का लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में ना ज्यादा थ्योरी नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा आज, है ना। फिर दूसरा थेवेनिन एंड नॉर्टन वाला पार्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये जो 4 थ्योरम है ना, तुम्हें दिख 3 रही हैं, लेकिन थेवेनिन और नॉर्टन अलग अलग हैं, साथ में पढ़ी जाती हैं, क्योंकि काफ़ी 90% इनके अंदर चीज़ें कॉमन है। ये सारी आपकी गेट में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसके अलावा की जो थ्योरम्स हैं, जैसे कि सर कौन सी थ्योरम? टेलीगेंस थ्योरम, ठीक है। फिर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। काफ़ी सारी थ्योरम होती हैं जो गेट के सिलेबस से बाहर होती हैं, बट वो भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी।
कंपेंसेशन थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है, ये सारी थ्योरम गेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सारी की सारी कवर की जाएंगी। ठीक है, डुअलिटी बेटा मैं अभिनव आगे चल के कराऊंगा। ठीक है, डुअलिटी छूटा नहीं है, आगे आएगा। तो ये सारी थ्योरम्स हम लोग कवर करेंगे, वेदर और नॉट दे आर इन गेट सिलेबस, और सारी चीजों पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका इन सब पे कमांड बन पाए। तो यार देखो, ये जो सब चीजें हैं ना, ये थ्योरी से नहीं बनेंगे, इनके अंदर हमें न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, तभी आपके ये सब चीजों पे कमांड आएगा। थैंक यू बेटा अवनीश, अगर आपको मदद हो रही है लेक्चर्स से। हमेशा विजन यही रहता है कि कोई भी कोर्स क्रिएट करें तो बच्चे का जिस भी एग्जाम में वो सब्जेक्ट आए वो क्रैक हो जाए। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा करा देना। नितिन बेटा न्यूमेरिकल में बच्चे आते कहाँ हैं बताओ, गायब हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं, इस सब डिस्कशन पे नहीं जाते, तुम लोग भटका देते हो दिमाग। चलो पहली थ्योरम जो आज का हमारा टाइटल भी है, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब देखो सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन का क्या मतलब है? सुपर इंपोज करना, किसी एक चीज को दूसरी चीज पे जब सुपर इंपोज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन। सुपर इंपोज का क्या मतलब है? जैसे एक ऐसा एग्जांपल मान लो कि आपके घर है, घर के अंदर आपकी वॉल पे पिंक कलर का पेंट है, आपने उस पे व्हाइट वॉश करा दिया, तो आपने पिंक कलर पे सुपर इंपोज कराया व्हाइट कलर को। यानी when two things come above each other that is said to be superposition, that is said to be superposition। कितना तगड़ा सजेशन है, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो, गजब। मतलब भाड़ में गया थ्योरम, भाड़ में गया चैप्टर, न्यूमेरिकल कराओ सीधे, गजब लोग हो यार, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम का नेटवर्क्स में क्या रोल है? नेटवर्क्स के अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम का ये रोल है, अगर एक नेटवर्क में एक से ज्यादा सोर्सेस आ जाएं और आपसे कहा जाए किसी ब्रांच का करंट निकालना है, किसी ब्रांच की वोल्टेज निकालनी है, तो आप क्या करो, एक एक सोर्स के कारण निकाल लो और फिर सबको क्या कर दो, टोटल सम कर दो, तो यू विल गेट द टोटल आंसर। यानी कि जब मल्टीपल सोर्सेज हैं तो आप एक एक सोर्सेज का आउटपुट निकालो और फिर सभी आउटपुट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल गिव यू द फाइनल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन थ्योरम। लेकिन देखो जब हम लोग नेटवर्क एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट बताया था, और वहां मैंने आपको सिग्नल और नेटवर्क का एक कॉमन पॉइंट बताया था कि जब लीनियरिटी की बात होती है, लीनियरिटी के अंदर हम लोग दो चीजों पे फोकस करते हैं, वन इज द सुपरपोजिशन, अदर इज द होमोजीनिटी। तो होमोजीनिटी में हमने क्या बोला था, अगर इनपुट को एक फैक्टर से स्केल किया जाए तो आउटपुट गेट स्केल्ड बाय द सेम फैक्टर, और सुपरपोजिशन में ये बोला था अगर एक से अधिक इनपुट लगते हैं तो एक से अधिक आउटपुट्स का क्या आ जाता है, सम आ जाता है, ये बोला था सुपरपोजिशन। तो लीनियरिटी के दो हिस्से होते हैं बेटा, सुपरपोजिशन एंड योर होमोजीनिटी। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि सुपरपोजिशन जो थ्योरम है इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू द लीनियर नेटवर्क्स, क्योंकि लीनियरिटी का ही पार्ट होती है सुपरपोजिशन। और लीनियर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, आर एल सी ट्रांसफॉर्मर, ये सब लीनियर एलिमेंट हैं। और वहीं एनालॉग की जो डिवाइसेस हैं यानी डायोड बीजेटी, ये सब लीनियर एलिमेंट्स नहीं हैं। तो इसीलिए जहां नेटवर्क के अंदर आर एल सी ट्रांसफॉर्मर ये सब लगेगा, there you can consider that network to be linear and you can apply the superposition theorem। तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखना, this theorem states that response of a network, this theorem states that
response of a network with multiple sources, response of a network with multiple sources will be sum of the responses due to each source. ये बात क्लियर हो गई? सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज ड्यू टू ईच सोर्स, हर सोर्स की वजह से ऐड कर लो, आपको टोटल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये लिखना, दिस थ्योरम कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क लीनियर भी होना चाहिए, बाइलेटरल भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, जो लीनियर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बाइलेटरल तो होते ही हैं, लीनियरिटी में ऐसा कभी नहीं हो सकता दैट इट इज नॉट बाइलेटरल। बाइलेटरल का एक सबसेट है लीनियर एलिमेंट, क्योंकि बाइलेटरल कौन सा था? जिसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक सेम आता है, और लीनियर कौन सा था? जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आइडेंटिकल है, तो इट इज बाय डिफॉल्ट बाइलेटरल। ये चीज अगर आप मेरा देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट, उसमें काफी अच्छे से मैंने बताया है, ऑल बाइलेटरल एलिमेंट्स आर लीनियर, सॉरी, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल बट नॉट वाइस वर्सा। अब एक पॉइंट और लिखना, वी कैन फाइंड linear parameters of a network such as voltage and current by means of superposition but not non-linear parameters such as power, और ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना proportional to I square। ठीक है, क्योंकि पावर I square के proportional होती है ना, तो it is not a linear parameter। तो देखो मैं ये भी बताता हूं मेरा यहां पे कहने का क्या तात्पर्य है। अब मैं ये कहता हूं कि इफ सोर्स V1, तो मैं कहता हूं कि पावर है आपकी सपोज P1 इज इक्वल टू 10 वॉट। अब मैं कहता हूं एक और सोर्स है V2 और इसकी वजह से पावर है लेटस से 15 वॉट। ये अलग अलग सोर्सेज हैं, एक सिंगल लोकेशन पे नहीं लगे हुए, V1 कहीं और लगा है, V2 कहीं और लगा है, नेटवर्क एक ही है, लेकिन एक नेटवर्क में दो सोर्सेज हैं, एक बार V1 और एक बार V2, और दोनों की लोकेशन अलग अलग है। अब अगर मैं कहूं इफ बोथ V1 and V2 are connected together, तो पावर जो होगी ना उसको ऐसे मत कर देना 10 + 15। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। पावर में ऐसा सुपर पोजिशन मत लगाना। देखो मैं आपको ना एक बेसिक रफ डायग्राम से समझा भी देता हूं, कहने का मतलब क्या है मेरा। देखो ये कोई नेटवर्क है, ठीक है, इस नेटवर्क में ये लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हम बात कर रहे हैं पावर की। इस पोर्ट पे हम बात कर रहे हैं V1 की, यहां पे हमने V1 लगा रखा है और कोई और दो टर्मिनल पे हमने लगा रखा है V2। तो मैंने आपको इंडिविजुअल सोर्सेस की वजह से पावर दे दी। अब मैं कह रहा हूं अगर दोनों लगे हो तब क्या होगा? बेटा दोनों लगे हो तब पावर को डायरेक्टली ऐड मत कर देना, ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लोड की ही पावर निकाल रहे हैं, एक बार सिर्फ V1 को लेके, एक बार सिर्फ V2 को लेके। लेकिन जब दोनों को साथ में लोगे तो पावर विल नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू पावर।
करंट ऐड हो सकते हैं, वोल्टेजेस ऐड हो सकती हैं, बट नॉट पावर, बिकॉज पावर इज नॉट अ लीनियर पैरामीटर। पावर इज नॉट अ लीनियर पैरामीटर। आई होप आप लोगों को यह बात समझ आई हो। मुझे बताओ ये चीज समझ आई सब लोगों को? ये चीज क्लियर हुई सब लोगों को? अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि लीनियरिटी दो चीजों से बनी है, एक तो होमोजेनिटी और दूसरा सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का तो ये मतलब हुआ कि एक से अधिक सोर्सेज होते हैं, तो हर एक से आप आउटपुट निकाल करके फाइनली एडिशन से टोटल आउटपुट पता कर सकते हो। साथ साथ हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं यहां पे, ये एग्जाम्पल नोट कर लिया ना सब लोगों ने बढ़िया तरीके से। देखो, किसी भी थ्योरम को ना लगाना तो जरूरी है ही, लगाना तो आना चाहिए, लेकिन जहां पता है मैक्सिमम जनता फेल होती है, वो उस थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं याद रखते कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो बेटा लिमिटेशन हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में यार, ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है कैसे ये थ्योरम अप्लाई होगी, है ना, क्या इसके स्टेप्स फॉलो करने, ये हर बच्चा रट के चला जाता है। लेकिन बच्चे मात वहां खाते हैं जब गेट वाले या कोई भी एग्जामिनेशन इसका एक्सेप्शन दे दे। अब वहां क्या होता है यार, हमें तो इतनी आदत हो गई ना एक रोबोट की तरह क्वेश्चन लगाने की, कि हम यही भूल गए कि सर ने इसका लिमिटेशन भी बताया था। तो बेटा ह्यूमंस बनो, रोबोट्स नहीं, है ना। क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ सीखना है, क्वेश्चंस को रट नहीं लेना है। इतने क्वेश्चन मत लगा देना कि मशीन बन जाओ जो कि सोचना ही छोड़ दे। क्वेश्चन आया स्टेप 1 2 3 4 5, स्टेप 1 2 3 4 5, वो नहीं बनना है। आपको क्या बनना है, क्वेश्चंस को प्रोसेस करना है, ताकि जब नए क्वेश्चन भी कभी फेस करो तो उनको बढ़िया तरीके से टैकल कर पाओ। अब इसी बात पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट लिखो। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट if the source in a network is scaled by a factor of c, if the source in a network is scaled by a factor of c, then the response of the network is also scaled. Then the response of the network is also scaled by the same factor. Is also scaled by the same factor. अब देखो इसका क्या मतलब है यार। देखो जैसे अभी मैं कोई नेटवर्क ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं नेटवर्क को ना एक ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक आपका ना लीनियर नेटवर्क है। हम ये कहते हैं कि भाई मान लो हम लोग यहां पे ना 10 वोल्ट का सोर्स लगा दिए। अब सपोज यहां 1 ओम का रजिस्टर था और इसमें 5 एम्पियर का करंट गया। सपोज एक ऐसा नेटवर्क मैंने आपको दिया। अब मेरा कहना यार यहां पे ये है कि अगर आप सोर्स को स्केल कर दोगे, यानी सोर्स की वैल्यू को अगर आप बदल दोगे, तो जितने फैक्टर से आप सोर्स की वैल्यू को बदलोगे उतने ही फैक्टर से आपकी आउटपुट की वैल्यू भी बदलेगी। जैसे मान लो सोर्स को हमने कर दिया 30 वोल्ट। अगर सोर्स 30 हो गया मेरे भाई, तब क्या होगा, तो सोर्स 3 गुना हुआ है, तो ये भी 5 × 3 बनेगा 15 एम्पियर। बस ये है होमोजेनिटी, ये है आपकी होमोजेनिटी कि भाई जितने फैक्टर से आप सोर्स को बदलोगे उतने ही फैक्टर से आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। मुझे बताओ ये दोनों प्रिंसिपल समझ आए? ये दोनों प्रिंसिपल सब लोगों को समझ आए भाई?
एक प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर एक से अधिक सोर्स हैं तो हर एक का आउटपुट निकाल लो, सबको ऐड कर लो, टोटल आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन क्या निकालने के काम में आएगा? वोल्टेज और करंट। पावर में ऐसा नहीं होगा। सेम चीज यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर सोर्स को एक बार एक फैक्टर से स्केल किया तो आउटपुट भी उतने ही फैक्टर से स्केल होगा। लेकिन ये भी सिर्फ किस पे चलेगा? ये भी चलेगा लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क पे। ठीक है, ये भी किस पे चलेगा? लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क पे। दूसरा, ओनली वन सोर्स। सही है। अगर मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो एक सोर्स को बदलने से आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। आउटपुट मतलब चेंज तो होगा लेकिन डायरेक्टली उतने ही रेशो में नहीं स्केल होगा। मान लो यहां पे एक और सोर्स लगा होता 5 वोल्ट का और वो 5 का ही रह जाता, तब आप ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगा सकते थे। सही है। तो अगर एक ही सोर्स होगा ना तब ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी, या तो फिर सारे के सारे सोर्स सेम फैक्टर से स्केल हों, अदरवाइज ऑल सोर्सेस स्केल्ड बाय सेम फैक्टर। या तो सारे ही यार एक ही फैक्टर से स्केल हो गए रहते, मतलब जैसे यहां एक सोर्स 3 गुना बना, अगर 2 सोर्सेज होते तो दोनों अगर 3-3 गुना हो जाते तो आउटपुट भी क्या हो जाता? 3 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो तब एक बात अलग आ जाती। लेकिन अगर एक ही सोर्स है या मल्टीपल सोर्स है, मल्टीपल सोर्स में सबको स्केल करो, अदरवाइज एक ही सोर्स पे चल पाएगा। लेकिन आप ये बोलो सर एक सोर्स तो मैंने डबल कर दिया और एक को एज इट इज रखा, तब आप नहीं बता पाओगे कि रिस्पॉन्स में कितना फैक्टर बनेगा, ये नहीं बता पाओगे। ठीक है। और दूसरी चीज, कैन ओनली बी यूज्ड टू डिटरमाइन, कैन ओनली बी used to determine current and voltage। ठीक है, करंट और वोल्टेज निकालने के काम में आ सकता है, पावर में नहीं, है ना। पावर में गड़बड़ हो जाएगी। तो करंट और वोल्टेज डायरेक्टली एक ही फैक्टर से स्केल हो जाएंगे। शशांक बेटा अगर लोड को भी आप स्केल कर दोगे तो फिर आप नहीं बता सकते कि क्या आउटपुट आएगा। दूसरा, अगर -5 और -15 वोल्ट होता तो मतलब मैं समझा नहीं। दूसरा, अगर -5 होता तो -12 से मल्टीप्लाई करते, -15 होता तो -1.5 से मल्टीप्लाई करते। जिस फैक्टर से सोर्स को स्केल कर रहे हो दैट कैन बी नेगेटिव, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये जो फैक्टर आपने 3 का निकाला, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, चलेगा। लेकिन द पॉइंट इज सोर्स मस्ट ओनली बी 1। यानी ये जो अंदर वाला नेटवर्क है ना लीनियर, ये नेटवर्क पैसिव भी है, यानी इसमें अंदर और कोई सोर्स नहीं छुपा है। समझे मेरी बात? दिस नेटवर्क इज पैसिव लीनियर नेटवर्क। इसके अंदर अगर और कोई सोर्स होगा तो ऐसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगेगी। तो ये चाहे तो पॉइंट लिख लेना। सेकंड सोर्स बेटा कर सकता है ना, लेकिन मुझे पता थोड़ी है क्या करेगा इस बक्से के अंदर क्या है। मैं जानता थोड़ी हूं सेकंड सोर्स क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आई डोंट नो। मैं यही तो कह रहा हूं, ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं कह सकते जो कि हर नेटवर्क पे चल जाए। थ्योरम या रूल वो होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए। अगर एक नेटवर्क में डबल हो रहा है, एक में 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि एक पर्टिकुलर फैक्टर से हर नेटवर्क के अंदर स्केलिंग आएगी। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। अब ये वाला पॉइंट लिख लेना यार। टू अप्लाई होमोजेनिटी थ्योरम, to apply homogeneity theorem in a network containing multiple sources, in a network containing multiple sources, then all the sources, to apply homogeneity theorem in a network containing multiple sources, then all the sources must be scaled. All the sources must be scaled by the same factor. By the same factor, then only output gets scaled. Then only output gets scaled by that factor. Then only output gets scaled by that factor.
ठीक है, चमक गया बढ़िया तरीके से। चलो आगे चलें। ये दोनों थ्योरम समझ आई ना भाई, होमोजीनिटी और सुपरपोजिशन। अब देखो, अगर हम ये कह दें ना if we combine both rules, तो हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो C ऑफ t, ये मान लो रिस्पॉन्स है, तो A1 x1t, A2 x2t एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर आप ये कह दो कि यहां पे आप क्या कह सकते हो, I0t, इस तरह से, सही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, ये सब क्या है, V1 और V2, ये सब सोर्सेज हैं, और ये है आउटपुट या रिस्पॉन्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब पहले भी समझाया था कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन में ये जितने भी इनपुट्स होते हैं इनकी पावर 1 होती है, तभी कहते हो लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आप ना कोई भी लीनियर नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्स को ऐसे लिख सकते हो, आप कोई भी लीनियर नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्स को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, जहां ये जो A1 A2 हैं, दीज आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। A1 एंड A2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या होगी। बिल्कुल गुरजीत, ऑटोमेटिकली स्केल हो जाता है बेटा, वहां पे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनपुट में बदलाव करोगे तुरंत आउटपुट में चेंज दिख जाएगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, बाकी फिर आप करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ये जो सारे रेजिस्टेंस है ना, ये 1 ओम के हैं। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है, ठीक है। इससे पहले ना एक पॉइंट और लिखना, while applying superposition theorem, we consider, ध्यान से लिखो, while applying superposition theorem we consider one source at a time, and all other independent voltage sources, are short circuited. Independent voltage sources are short circuited, and independent current sources are open circuited. Independent current sources are open circuited, but we do not touch any dependent source. तो देखो जब आप एक सोर्स ले रहे हो एक समय पे, तो बाकी के सारे सोर्सेस को आप शॉर्ट या ओपन करोगे, लेकिन बेटा डिपेंडेंट को टच मत कर देना। इंडिपेंडेंट के साथ करना है जो करना है, डिपेंडेंट आपका हर स्टेप में प्रेजेंट रहेगा। चाहे आप 4 बार में आंसर निकालो, 5 बार में निकालो। जैसे मान लो 5 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, एक एक करके 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा, बट डिपेंडेंट सोर्स जो है वो पांचों के अंदर प्रेजेंट रहेगा। डिपेंडेंट ना तो हटाना है ना तो लगाना है, वो लगा रहेगा जैसे लगा आया था। अब देखो यहां आई पूछा है, ये करंट, तो पहले मैं कंसीडर करता हूं ओनली 1 एम्पियर सोर्स। पहले सिर्फ क्या लेता हूं, 1 एम्पियर वाला सोर्स। तो बेटा अगर आप 1 एम्पियर वाला सोर्स ले रहे हो, इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है वो कैसा है, वो है वोल्टेज सोर्स।
अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसे क्या कर दोगे, शॉर्ट। उसे क्या कर दोगे भाई, शॉर्ट। देखो यहां पे ऐसे है ना, अब देखो इसका करंट आई था ना, अभी आई मत लिखना, I1 कह दो, क्योंकि आई के दो हिस्से होंगे ना, एक 1 एम्पियर की वजह से, एक 1 वोल्ट की वजह से। अब ये तो भाई मेरे आपने कर दिया शॉर्ट, ठीक। अब यहां पे देखो करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, सही बात है। अगर मैं यहां पे नोडल लगा लूं, मान लो कि मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं, ये वाला नोड मैंने मान लिया V1, ये भी हो गया ग्राउंड, ये मान लो V2, ठीक। अब जरा देखो V1 वाले नोड पे लगाते हैं, 1 एम्पियर इज इनकमिंग, V1/1, फिर V1/1, V1 माइनस V2/1, तो 1 इज इक्वल टू 3V1 माइनस V2, फर्स्ट इक्वेशन। अब V2 वाले पे लगाओ, V2/1 ये वाला करंट, फिर V2/1, फिर ये वाला करंट V2 माइनस V1/1, तो V1 इज एक्चुअली 3V2, ठीक है, V1 इज 3V2। अब ये चीज देखो, V1 इज 3V2 और 3V1 माइनस V2 इज 1, तो 9V1, सॉरी 3V1, 9V2, 9V2 माइनस V2, तो V2 कितना आया 1/8, तो V1 कितना आया 3/8। अब यहां से आप I1 बता सकते हो ना डायरेक्टली, 3/8 माइनस 1/8/1, 2/8 यानी 0.25। ये तो आया देखो पहला इटरेशन, पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस बार आपको सिर्फ वोल्टेज सोर्स लेना है ओनली। समझ आ रहा है ना कैसे करना है। जब आप सिर्फ वोल्टेज सोर्स लोगे मेरे भाई, तो आप करंट सोर्स को ना ऐसे ओपन कर दोगे, ठीक है। इसीलिए देखो लोग ना सुपरपोजिशन थ्योरम जल्दी लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि स्टेप्स काफी लग जाते हैं, जितने सोर्स आएंगे उतने स्टेप लगेंगे। लेकिन इस थ्योरम का जो ज़्यादा महत्व है ना, वो एसी सर्किट में है, क्योंकि एसी सर्किट में जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज आते हैं तब इसको लगाना ज़रूरी हो जाता है, उसके बिना काम होगा नहीं, है ना। इसीलिए मेरे भाई एसी में ना इसको दोबारा से पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्स आते हैं तब क्या करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बंधु, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, अहमद करंट डिवीजन से डायरेक्टली नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि करंट डिवीजन के लिए सब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल होना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा। देखो ये दोनों तो पैरेलल हैं भाई, ये तो पैरेलल हैं, लेकिन ये वाला इनके पैरेलल नहीं है, क्योंकि शुरुआत सारे एक ही पॉइंट से हो रहे हैं। ये दोनों खत्म भी सेम पॉइंट पे हो रहे हैं, बट ये अलग पॉइंट पे खत्म हो रहा है। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, बोथ द टर्मिनल मस्ट बी कॉमन, दैट मीन्स रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से सारे शुरू हों और एक ही पॉइंट पे सारे टर्मिनेट हों। ये दोनों देखो इसी से शुरू हुए और इस लाइन से दोनों का दूसरा छोर कनेक्टेड है, लेकिन ये तीसरे वाले का स्टार्टिंग तो सेम है, एंडिंग अलग पॉइंट पे है, तो करंट डिवीजन नहीं लग पाएगा। मैंने पहले भी बताया था बेटा, नेटवर्क में गलती कहां करोगे, वोल्टेज और करंट डिवीजन में, कि बच्चे सीरीज पैरेलल नहीं देखते, उन्हें लगता है रास्ते निकल रहे हैं, करंट डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं होगा। करंट डिवीजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल कनेक्शन। वोल्टेज डिवीजन के लिए क्या है, सीरीज कनेक्शन। अब मेरे भाई ये है बैलेंस ब्रिज। देखो मैंने आपको बताया था ना कैसे देखते हैं।
अब देखो विद रेस्पेक्ट टू सोर्स एट बी डी, सोर्स देखो बी डी पे, उसके रेस्पेक्ट में ब्रिज बैलेंस हो रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, ब्रिज बैलेंस्ड है। अब जब ब्रिज इज बैलेंस होता है तो इससे जो दूसरे टर्मिनल्स होते हैं सोर्स के अलावा वाले टर्मिनल, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AC गेट्स ओपन या शॉर्ट, ठीक है, कुछ भी कह दो। मैंने बताया था रेजिस्टेंस में ओपन और शॉर्ट सर्किटिंग एक ही चीज होती है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से I2 आ जाएगा 0, I2 आ जाएगा 0, ठीक है। अहमद मेरे भाई यहां से 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, तुमने करंट कैसे तीनों में डिवाइड कर दिया, सोचने वाली बात है। 3 रेजिस्टेंस निकल रहे थे 1 एम्पियर से, तो अगर 3 में बराबर भी डिवाइड करते तो 1/3 करते, 1/4 कैसे कर दिया डायरेक्टली। अब टोटल करंट I will be I1 plus I2, that is 1/4 plus 0। ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो यार, मैं वैल्यूज मार्क कर देता हूं यहां पे। ये 12 वोल्ट है, सुपरपोजिशन से ही करना, अपनी मर्जी के मेथड से नहीं, क्योंकि अभी इस थ्योरम पे कमांड करनी है ना हमें। अब यहां पे I आपको बताना है, ठीक है। चलो बनाओ फटाफट। वन बाय वन लेते चलो। सबसे पहले निकालो यार ड्यू टू 12 वोल्ट सोर्स। सबसे पहले आप मुझे निकाल के बताओ ओनली 12 वोल्ट सोर्स के कारण क्या होगा। ठीक है, वन बाय वन निकालते चलेंगे। पहला मुझे आंसर चाहिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट वाला सोर्स लूं तब क्या आउटकम आने वाला है। एक एक स्टेप पे ना टैली करते चलेंगे तो आंसर ज़्यादा सही रहेगा। अगर एक ही बार फाइनल बताओगे फिर किसी बच्चे का बीच में गड़बड़ हुआ तो पता ही नहीं लग पाएगा गलती हुई कहाँ पे। बनाया 12 वोल्ट सोर्स का सर्किट। कैसा सर्किट आ रहा होगा आपका, साथ साथ करते चलो मेरे, वरना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ टैली करते चलो, मैं आपको हर स्टेप का टाइम दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं ये जो करंट है दिस इज I1। बताओ कितना आ रहा है। I1 2 एम्पियर आ रहा है। देखें भाई एक बार, देखो ये 8 और 4 हो गए सीरीज में, तो ये तो हो गया 12। ठीक है, ये हो गया 12 और ये 12 जो है ना 4 के पैरेलल में आ जाएगा, तो ये हो गया 3 ओम। तो I1 विल बी 12/3 + 3 2 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया। देखो ये 12 आया, ये 12 जो है ना इन दो टर्मिनल्स पे कनेक्टेड रहेगा,
तो 4 के पैरेलल आ गया, 4 के पैरेलल आ गया, 4 और 12 मिलके बना 3, फिर 3 और 3 सीरीज में 6। ये तो सही है, I1 तो 2 है। अब आप लो 24 वोल्ट वाला सोर्स भाई, अब आप लो सिर्फ 24 वोल्ट वाला सोर्स। ठीक है, मुझे बताओ 24 वोल्ट वाले सोर्स से क्या होगा। ठीक है, अब ये वाला सोर्स हो गया शॉर्ट। अब बताओ I2 कितना है, 24 से -1। तो मुबारक 1 ओम में से तो करंट बेटा 0 जाएगा, और किस में से 0 जाएगा बताओ। हमने यही तो बोला है, ये जो ब्रिज सर्किट है ना, इन दोनों टर्मिनल के बीच ही तो ये 1 ओम है, इसी का तो करंट 0 किया है। हम यही तो कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो वो ये है 1 ओम, इसको हटा दो। यही तो बोला है बस। हाँ, सही बनाया ना हमने नेटवर्क। अब देखो ये फिर से यार 8 और 4 तो 12 आएगा ही आएगा, ये तो फिर से 12 ओम आएगा। ठीक है, अब ये जो 12 ओम आएगा, अब की बार ये दोनों जो है ना पैरेलल चले गए हैं, तो हम क्या कहते हैं कि सोर्स से निकलने वाला टोटल करंट अगर IS है, IS क्या होगा 24/12 प्लस 4 पैरेलल 3। 4 पैरेलल 3 क्या होगा भाई 12/7, 12 प्लस 12/7 96/7, 7/4 एम्पियर। अब ये जो IS है ना मेरे भाई, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा IS1 और ऐसे चला जाएगा IS2। 4 और 3 पैरेलल में है ना, तो इससे IS2 कितना बना 7/4 इंटू 4/7 यानी 1। ठीक है, अब ये जो IS2 है ये I2 के अपोजिट है, तो I2 इज माइनस IS2, ये आया -1 एम्पियर। मुझे बताओ कितने लोगों का -1 आ रहा है, -1 आ रहा है भाई। बहुत सारे बच्चों ने 1 दिया है, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है -1, है ना। अब तीसरा सोर्स लेंगे, डायरेक्शन भी देखना है भाई, डायरेक्टली करंट ऐड नहीं कर देने। कभी सोच रहे हो कि डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे और ऐड कर देंगे, अब समझ रहे हो क्यों ये थ्योरम इतनी ज़्यादा विख्यात नहीं है, क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि प्योर मजदूरी है। आदमी सोचेगा इतनी देर में तो नोडल से डायरेक्ट ही आंसर आ जाता। अब देखो दोनों वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिए और करंट सोर्स ले लिया 3 एम्पियर का। अब इसका करंट माना I3। अब देखें यार I3 के साथ क्या होने वाला है, ये 4 और 3 तो मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना। अब करंट के पास भैया यहां से दो रास्ते हैं, एक तो ये 4 ओम वाले रास्ते जाने का रास्ता है। तो देखो मैं ये कहता हूं कि ये दोनों तो पैरेलल है ना, तो इनको जब आप पैरेलल जोड़ दोगे
तो ये 4 ओम के साथ सीरीज में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? 4 के साथ ये सीरीज में आ जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं अगर इस करंट को मैं मान लूं आई डैश, तो आई डैश क्या होगा? देखना भाई, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 करंट डिवीजन लगा रहा हूं, 8 प्लस 4 पैरेलल 3। देखो मुझे इस रास्ते में जाता हुआ करंट चाहिए ना, तो ये 4 पैरेलल 3 4 के साथ ऐड हो गया, 4 पैरेलल 3 4 के साथ ऐड हो गया। तो इस रास्ते में कितना करंट जा रहा होगा जब करंट डिवीजन लगाओगे? दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन टोटल सम, है ना। यही तो मैं कहता हूं अगर I1 निकालना है तो R2 का यूज करते हैं, I2 निकालना है तो R1 का। अब ये कितना आएगा यार? 7/12, 7/12 प्लस 12, सॉरी 12/7, 12/7 नीचे 96, 4, ये भी 7/4 एम्पियर बन रहा है। सही है ना, यही बन रहा है ना 7/4। देखो ये 8 और 4 12 हो गया, 12 और 12/7 96/7, 7 ऊपर चला गया 96, 7/4। अब इसके बाद ये I3 कितना आएगा? ये I डैश जो है ना इन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो I डैश इंटू 4/4 प्लस 3 यानी 4/7, 1 एम्पियर। ये आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। अब भाई 3 करंट आए, पहला कितना आया? 2, फिर आया -1, फिर आया 1। तो अब हम इधर कह देते हैं I इज I1 प्लस I2 प्लस I3, 2 -1 प्लस 1, आंसर इज 2 एम्पियर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई? 2 एम्पियर। क्लियर हो गया किस टाइप से नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट देखो, करंट इन द 1 ओम रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन। जल्दी जल्दी पहले की तरह बनाएंगे यार, इस बार नेटवर्क थोड़ा सिंपल भी है, जल्दी बनना चाहिए। ठीक है, चलो 1 बाय 1 लेते चलना। सबसे पहले आप मुझे निकाल के बताओ ओनली 4 वोल्ट सोर्स। 4 वोल्ट सोर्स से आपका कितना रिजल्ट आ रहा है, पहले आप मुझे ये बताएंगे। 4 वोल्ट सोर्स की वजह से क्या आएगा? चलो यार अच्छी बात है, अगर फॉलो कर रहे हो आई एम हैप्पी। चलो फटाफट से निकालो। ये 4 वोल्ट सोर्स की वजह से क्या बनेगा? नेटवर्क ड्रॉ करो सबसे पहले तो भाई। देखो कितना इजी है। मुझे तो लगता है ये वाला करंट तो सबने ही बता दिया होगा कितना आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, इसे कहते हैं स्पीड, 4/3 एम्पियर। बहुत ही सही। अब मैं कहता हूं 1 एम्पियर का सोर्स लेके निकालो यार। अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे 1 एम्पियर सोर्स का करंट बताओ। 1 एम्पियर सोर्स का करंट नहीं चाहिए बेसिकली, मतलब इसकी वजह से ये 1 ओम का करंट कितना आएगा? चलो निकालो फटाफट। ये 1 एम्पियर सोर्स की वजह से 1 ओम में कितना करंट आने वाला है?
कितना आ रहा है बताओ? 2/3, बहुत ही सही। देखो ये 1 एम्पियर यहां घुसेगा और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ये 2 ओम और 1 ओम है ना, ये पैरेलल हैं, तो इनमें आप डिवाइड कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, करंट डिवीजन लगाते हुए हमेशा पहले पैरेलल कनेक्शन चेक करेंगे। तो ये हुआ 2/3 एम्पियर। अब तीसरी मेरी आप लोगों से क्या डिमांड है? 3 एम्पियर सोर्स। सिर्फ 3 एम्पियर सोर्स अगर लें तो ऊपर वाला करंट सोर्स तो ओपन कर दो भाई, इधर वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दो। अब देखो फिर से क्या होगा यार, ये जो 3 एम्पियर है यहां तक तो ऐसे ही आ गया, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया आगे 2 और 1 में, तो I3 कितना आएगा? तो आप I क्या बताओगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, दैट इज 4/3 प्लस 2/3, 4 एम्पियर। यही आ रहा है ना? 4 एम्पियर आ रहा है टोटल। बहुत ही बढ़िया। द आंसर विल बी फाइनली 4 एम्पियर। बहुत ही सही। क्लियर हो गया ना सब लोगों को किस टाइप से करना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज। लेकिन इसका जैसा मैंने बताया ज्यादा यूज कहां देखा जाता है? एसी एनालिसिस में, ना कि डीसी में, क्योंकि वहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज होते हैं, तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। सुपरपोजिशन आप सब लोगों को क्लियर हो गया, होमोजेनिटी क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कवर करेंगे कल, थेवेनिन एंड नॉर्टन। देखो मैं कोशिश करूंगा अगले वीक के बिगिनिंग तक ना आपका ये पूरा डन हो जाए नेटवर्क थ्योरम, जिसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट। ठीक है, तो अगले वीक मिड से पहले, नेक्स्ट वेंसडे से पहले मैं आप लोगों का ये थ्योरम वाला पार्ट पूरी तरह से कवर कर दूंगा। उसके बाद ट्रांजिएंट आएगा। तो एक टारगेट लेके चलते हैं कि अप्रैल में ना हमें एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पूरा बेहतरीन तरीके से करना है। हो पाया तो पूरा ट्रांजिएंट ही कर देंगे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तक तो कवर करना ही करना है। ठीक, चल तो बेटा जैसा मैंने बोला, अगर आप अंकित ESE कोड लगा के अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 ईयर 39,600। आप लोग प्रेफर हमेशा करना 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। इसकी पर मंथ फीस मिनिमम होती है, और जैसा मैंने बताया अभी 1 ईयर वाला भी अगर लेते हो तो उस पर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी ले लो। और आइकॉनिक में जाओगे तो 1 ईयर की फीस होगी 45,225, 2 ईयर का होगा 66,600। आप अगेन 2 ईयर को प्रेफर करो, पर मंथ फीस इज मिनिमम एंड यू कैन टेक इट ऑन EMI। और ये है देखो मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल, यहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो इन केस यू हैव एनी क्वेरी। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको सारे लेक्चर के लिंक और PDF मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे, और अभी 7:30 बजे मैं स्पेशल में करा रहा हूं कंट्रोल के क्वेश्चन। करना चाहते हो तो ज्वाइन कर जाना। 3 राउंड लगते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तीनों में 10-10 क्वेश्चन होते हैं और लाइव कंपटीशन होता है, जिसके अंदर लीडर बोर्ड भी मिलता है, तो आपको रैंक भी मिलती है। अगर लाइव कंपीट करना चाहते हो कंट्रोल में तो